जब आप निकले पीछे से मुझे बता रहा था ये शुवारिया दर्द देरी करा। अच्छा। फिर मेरे मामा ने जवाब दिया है कि तुम्हारी जितनी एक साल की आमदनी है इस बंदे ने कल वो एक दिन में ला। वहाँ से लेके अभी मैं एक लेबल में ओन करता हूँ जिसका मैं सीईओ हूँ, हसल साइड म्यूजिक, जिसके अंडर मैंने 3 आर्टिस्ट को साइन करके रखा है। वेल आपकी स्टोरी तो उस जो आपका अनरिलीज ट्रैक है, सो उसकी 2-3 लाइनें आप हमें सुना सकते हैं? बिल्कुल सुनाऊंगा। ओके। इता सोरी सींदा जानिल चलान में उन कलम बिदेवम बार दर इतरे पर्दा हलम ये ते किस खो तक छुपन स्पन समझन तक मगर मर रैपर हिंस रैपिंग ना मैं गस हजम इता सोरी सींदा जानिल कि मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो उस टाइम पे ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस आ गए थे कि मेरे पास बस फेयर नहीं था वहाँ तक जाने का। तो वो अपॉर्चुनिटी मेरे से छूट गई। अब उनका 0.3 आया, हसल 0.3, तो उसकी एडवर्टाइजमेंट से पहले मेरे को कॉल आया कि आप करेंगे इस बारी आप जा रहे हैं कि नहीं? पक्का जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, 90.8 रेडियो राब्ता से मैं हूं आपके साथ आरजे महक एंड आप हर रोज मुझे सुनते ही जनाब 5 से लेकर 8 बजे तक ऑन द शो शाम की बात महक के साथ। एंड एज यू गाइस नो कि जब भी आपसे मुलाकात यहाँ पे डिजिटली होती है तो कोई ना कोई खास मेहमान हमारे स्टूडियो में जरूर आया होता है। और आज भी मेरे स्टूडियो में जो है एक बहुत ही खास मेहमान है, इनका नाम है रासिक और ये एक रैप आर्टिस्ट है और आए हैं यहाँ पे शोपियान से। सो रासिक, सबसे पहले वेलकम टू रेडियो राब्ता 90.8 एंड बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती समय हमें देने के लिए और यहाँ पे आने के लिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स फॉर हैविंग मी। सो रासिक, सबसे पहले आपके बारे में पूछना चाहूंगी कि आप जो है अपने बारे में थोड़ा इंट्रो हमारी ऑडियंस को दे दें। जी, मेरा नाम है रासिक अहमद शेख। मैं पीरपोरा शोपियान डिस्ट्रिक्ट एक छोटा सा गांव है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। मेरा स्टेज नेम है MC रा। मैं एक रैपर हूँ बाय प्रोफेशन। MC रा, यू सेड कि आपका स्टेज नेम है MC रा। सो इसके पीछे कोई कहानी है या फिर आपको ये नाम अच्छा लगता था इसलिए आपने रख लिया? जी नहीं मैम, इसके पीछे एक कहानी है। मेरे जो आइडल है वो है रफ्तार म्यूजिक। तो वो क्या कहते हैं, वो शॉर्ट फॉर्म में अपना नाम राही बोलते हैं। तो सबसे पहले जो मेरे माइंड में नाम आया था वो आता है MCR, ठीक है, क्योंकि कश्मीर के एक आर्टिस्ट थे MCS पहले के रैपर, ठीक है। तो मैंने सोचा वो उनको मैं सुनता था, वो मेरे फ्रेंड है अभी, तो मैंने सोचा था कि उनका MCESS है तो मैं AAR रखूंगा। तो फिर मेरे कजन ने सजेस्ट किया कि आपका आइडल है रफ्तार, तो वो राह भी बोलता है, तो आप एक काम कर लो MC जोड़ लो, मास्टर ऑफ सेरेमनीज, और राह हो गया। वो आपके नाम के पहले 2 वर्ड्स भी आएंगे, उनके नाम का भी आएगा। वेल, बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है इस नाम के पीछे भी। वेल रासिक, आपसे पूछना चाहूंगी कि आपकी जो है रैप का जो सफर है, जो जर्नी है, वो बेसिकली शुरुआत कहाँ से हुई उसकी? तो बेसिकली मैम मैं पहले से इस हिप हॉप के साथ कनेक्टेड था, एक्चुअली म्यूजिक के साथ ही कनेक्टेड था, क्योंकि मेरे जो फादर है वो एक सूफी सिंगर है। तो क्या होता था बेसिकली, पहले जब पापा डांटते भी थे ना, फिर गाली भी वो देते थे, वो राइमिंग में देते थे। तो राइमिंग के साथ पहले से कनेक्शन बहुत ज्यादा अच्छा था। तो उसके बाद मैं रैप सुनने लगा, पहले हनी सिंह को सुनने लगे, फिर एक 2014 में रफ्तार का एक गाना आया स्वैग मेरा देसी है। तो उस गाने को सुनने के बाद मैं ज्यादा अट्रैक्ट हो गया रैप की तरफ, फिर रफ्तार को कंटिन्यूअसली सुनने लगा। तो फिर मैंने देखा ये वो हर एक जो भी टॉपिक होते थे ना, हर एक टॉपिक के रिलेटेड आपको मिलेंगे उनके प्लेलिस्ट में से गाने। तो मैं ज्यादा हो गया उसके साथ कनेक्ट। फिर जिस हायर सेकेंडरी में मैं पढ़ता था, जहाँ पे मैंने 11th-12th किया, तो जब मैं 11th क्लास में था, वहाँ पे फर्स्ट टाइम उस ईयर में एनुअल डे हो गया। तो मुझे पता नहीं था, मैं रैप सुनता था, रट्टा मार करता था, और उसके बाद अपने दोस्तों को सुनाता था। तो एक दिन ऐसे ही चलते चलते मेरे को दोस्त अपने, तुम मुझे क्यों इतना पकाता है, अगर तेरे में पोटेंशियल है तो लिख, तो कर, हम करेंगे जितना हमसे हो सकता है उतना सपोर्ट करेंगे। तो एनुअल डे पे उन्होंने मेरा परफॉर्मेंस रखा था, मुझे पता भी नहीं था। नेक्स्ट डे एनुअल डे था, आज मुझे बता रहे हैं कि आपको रैप परफॉर्म करना है। तो मैंने एक रैप वहाँ पे प्रिपेयर किया प्रदान का, और मैंने वो परफॉर्म किया। और लिटरली दूसरे दिन जब मैं स्कूल गया तो वहाँ पे मेरे जो लेक्चरर थे, उनका मैं बड़ा फेवरेट स्टूडेंट था, पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर, और एक टीचर थे वहाँ पे। तो वो मुझे सजेस्ट कर रहे थे कि हम हर एक स्टूडेंट को अलग अलग बोलते, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, लेकिन हम आपको बोल रहे हैं कि आप एक रैपर बनो, क्योंकि आप में पोटेंशियल है। So they supported you, right? So आपने अभी बताया कि आपके फादर जो है वो एक सूफी सिंगर रह चुके हैं, एंड आपने शायद उस सिंगिंग को लेकर कुछ डिफरेंट सिंगिंग चुनी, बिकॉज रैप इज सो मच डिफरेंट फ्रॉम दैट सूफी कल्चर एंड ऑल दैट। सो आपके पापा की क्या रिएक्शंस थे कि आप इसमें जाएं, या फिर उनका ये सपना था कि आप भी उसी सूफी कल्चर को एक्सेप्ट करें? जी मैम, जब मैंने स्टार्ट किया तो पहले तो वो उतना ज्यादा ये इंटरेस्ट नहीं दे रहे थे कि ये करता क्या नहीं करता, रोका कभी नहीं उन्होंने। जो मैंने किया उन्होंने कभी नहीं रोका।
तो फिर जब धीरे धीरे नाम बाहर आने लगा, उनको भी लोग बताने लगे कि आपका बेटा ऐसे ऐसे कर रहा है, तो उनका सपोर्ट भी मिलना स्टार्ट हो गया। एक्चुअली उनका एक था कि मेरा ना हाथ बहुत टाइट है कश्मीरी पढ़ने और लिखने में, तो वो पढ़ नहीं पाते। उनके पास वो पुरानी बुक्स है जो लाइक वो पुरानी ये पोइट्स की है, तो वो चाहते हैं कि मैं वो पढूं। तो मुझे बताते थे कि तुम एक काम करो, तुम कश्मीरी सब्जेक्ट में आगे बढ़ो, तुम ये पढ़ो, क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं बोला नहीं, मुझसे नहीं होगा, ना तो उर्दू होता है ना तो मेरी से। आजकल के यूथ में काफी ज्यादा प्रॉब्लम है कि कश्मीरी जो है लिखना या फिर बोलना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। जी, बोल तो लेता हूँ मैं, लेकिन वो लिखना और पढ़ना नहीं आता जी। सो आप मुझे ये बताइए कि जो आपकी सोसाइटी है, लाइक ऑफ कोर्स वी ऑल नो दैट वी हैव दैट कंजर्वेटिव टाइप ऑफ सोसाइटी, राइट? सो उनका क्या रिएक्शन है आपके इस प्रोफेशन को लेकर? देखिए, इस पे भी एक खतरनाक इंसिडेंट मेरे को याद आया। एक बारी मैं अपने एक वीडियो के शूट पे जा रहा था, बहुत अच्छा वीडियो था, अच्छे खासे बजट में। वो हमने कश्मीर पे बनाया था एक रैप। तो मैं निकला, हमारा एक नेबर है, मेरे सामने बहुत अच्छे से बात करता था, बहुत ज्यादा अच्छे से बात करता था। तो मैं निकला, मैंने बोला अंकल मैं निकलता हूँ, मुझे मेरा शूट है। उन्होंने बोला हाँ नियर किसको ऐसा हो। तो मैं निकला, पीछे से मेरा मामू उसी के सामने खड़ा था। तो मेरे मामू का कहना है जब आप निकले पीछे से मुझे बता रहा था ये शुवारिया दरबदेरी करा। फिर मेरे मामू ने जवाब दिया है कि तुम्हारी जितनी एक साल की आमदनी इस बंदे ने कल वो एक दिन में लाई रैप के थ्रू। तो तब जाके उसने बोला है नहीं तो फिर तो सही बात है। लाइक ऐसा सोसाइटी का था। बाकी मेरे फ्रेंड्स थे, मेरी फैमिली, सब ने सपोर्ट किया। ऑफ कोर्स कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना हमारी सोसाइटी में पहले लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, बट हम यही कहते हैं कि आप जो अपनी दिल की सुने, दैट्स व्हाई वी हैव दैट टैगलाइन, दिल से दिल तक। सो आप मुझे ये बताइए अब कि आपके पेरेंट्स ने बेसिकली कितना सपोर्ट किया आपको? मेरी मामा ने, मेरे पापा ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। इवन मैं इतना भी कह सकता हूँ कि अगर मैं आज जब मैंने स्टार्ट किया था मैंने एक 100 रुपीज़ के ईयरफोन से स्टार्ट किया था, जिसमें एक ही कान था और माइक्रोफोन था। तो वहाँ से लेके अभी मैं एक लेबल में ओन करता हूँ जिसका मैं CEO हूँ, हसल साइड म्यूजिक, जिसके अंडर मैंने 3 आर्टिस्ट को साइन करके रखा है। और मेरे फ्रेंड्स ही, मैं साइन नहीं बोलूँगा, मेरे फ्रेंड्स है। वो मेरा एक प्रोड्यूसर है डाल सक्सेस USA से, वो प्रोडक्शन मेरा सारा संभालता है। तो उस 100 रुपये के हेडफोन से लेके आज एक लेबल को ओन करने तक का जो सफर है ना, इसमें सबसे बड़ा हाथ मेरे पेरेंट्स का है। वेल आपकी स्टोरी सुन के वो गली बॉय वाली फीलिंग नहीं आती कि उसका भी एक एयरफोन चलता था एंड ऑल दैट। ये बताइए कि आपने अभी तक कहाँ पे परफॉर्म किया होगा? देखिए मैम, मैंने परफॉर्म किया है कश्मीर की तारीख, यहाँ पे फर्स्ट एवर रियलिटी शो हुआ था JNK में, जहाँ पे रैपर्स ने परफॉर्म किया था। वहाँ पे रैपर्स कैटेगरी में हम विनर आए थे। जैसे मैंने बोला था, मेरा एक और फ्रेंड था मेरे साथ, तो हम ड्यूओ में परफॉर्म करने थे, वहाँ पे विनर आए थे। इसके बगैर आई एम द ओनली रैपर फ्रॉम JNK जिसका जोश टॉक्स में इंटरव्यू हुआ है। तो उनकी कमी महसूस नहीं होती अब जब यू गाइज आर पार्टेड नाउ, राइट? सो उसकी कमी महसूस नहीं होती है क्या? देखिए मैम, कमी तब महसूस होती जब वो बंदा अगर एंड पे जाता ना और मेरी गलती होती, तो मुझे कमी उसकी महसूस होती। मेरे को बिल्कुल भी कमी नहीं महसूस होती। इवन मैं कोसता हूँ उस दिन को जिस दिन वो मिले। 58 ट्रैक्स एक साल के उसने एक सेकंड में डिलीट किया। किस चीज को लेकर ज्यादा रैप करते हैं? देखिए मैम, पहले तो रैप एक जॉनरा ही है, लाइक हिप हॉप का एक जॉनरा है, एक क्लास है रैप। तो इसमें से डिफरेंट रैप्स होते हैं। लाइक मुझे जो पसंद है पर्सनली, मैं ओल्ड स्कूल ज्यादा पसंद करता हूँ। तो इसमें मम्बल होते हैं, इसमें मेलोडिक होता है। तो अभी मैं डिफरेंट चीजें ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसमें सबसे ज्यादा जो मुझे पसंद है वो है ओल्ड स्कूल, क्योंकि उसमें एक क्लियर मैसेज हम दे सकते हैं। उसमें क्लियर मैसेज हर एक फॉर्म में डिलीवर होता है, लेकिन जो ओल्ड स्कूल होता है उसमें क्लियरली वो मैसेज चला जाता है। फिर एक ओल्ड स्कूल रैप हो जाए यहाँ पे हम सुनने वाले, देखने वालों के लिए। जी ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जब भी मैं किसी को बताता हूँ ना कि सुनाता हूँ ये रैप, वो मुझे बोलता है कि ये जुनैद कौन है। तो मैंने एक कैरेक्टर आइडिया एक बना लिया कि एक बंदा होता है जुनैद, बेसिकली ड्रग्स के ऊपर है। तो क्या है, कश्मीर का एक लड़का जुनैद जिसका नाम, जो बस माँ बाप की खिदमत करता, सुबह शाम साथ साथ एक प्राइवेट कंपनी में करता था काम। उसका अच्छा था कैरेक्टर, वो अच्छा था इंसान, जान बसती उसकी अपनी माँ और बाप में। सोने की बाली या माँ को देना ये एक ख्वाब है, इसीलिए मेहनत करता था दिन रात, कभी ना जिद की थी उसने किसी बात पे। हालात से लड़ के आगे बढ़ता गया, नकली एक दोस्त उसकी कामयाबी से सरता गया। उसको रोकने की लाख करी कोशिशें, पर हर मुश्किल से जुनैद अकेले ही लड़ता गया। मेहनत रंग लाई, माँ के लिए बालिया,
सच्चे कुछ दोस्तों ने दी उसको तालियां, चेहरे पे मुस्कान लेके जा रहा था घर की तरफ। घर पहुंचा तो देखा उसने बाबा को गवा दिया, खा लिया। जुनैद को इस गम ने डिप्रेशन, एंजाइटी और आंख रहती नम है। माँ भी जुनैद को देती रहती दिलासे, पर जुनैद के जख्मों पे असर ना इस मरहम के। कैसे जुनैद ने फिर खो दी जान, कैसे बद से बदतर बना वो नेक इंसान। कैसे जुनैद ने आखिर फिर खो दी जान, कैसे बद से बदतर बना वो नेक इंसान। महीने बीतते गए, जुनैद टूटता गया, बाबा का गम जुनैद को लूटता गया। इसी दौर में जुनैद की जॉब भी छूट गई, गमों के दलदल में जुनैद डूबता गया। फिर उस जाली दोस्त ने लिया अपने साथ ब्राउन शुगर, कोकेन सुंघाया सारी रात, बोला ये है दवाई, इससे भूलेगा तो सारे गम। जुनैद भी सच मान बैठा ये उसकी बात, दम खींचा गम सारे जुनैद भूल गया। अलग ही दुनिया में जुनैद झूल गया, माँ बाप रहा कुछ ना याद, मुनाफा कमाने निकला था गवा के मूल भी गया। Wow, that's really good. So ये ड्रग्स पे बेसिकली आपने लिखा हुआ है, राइट? सो रासिक, आप मुझे भी ये बताइए कि अभी तक जो है आपने कितने ट्रैक्स लिखे होंगे, लाइक कितने रैप्स लिखे होंगे आपने? अगर लिखने की बात की जाए तो मैं हर दिन 1-2 ट्रैक्स लिखता रहता हूँ, लेकिन जो रिलीजेस है ऑलमोस्ट मैंने आज तक 75 ट्रैक्स को रिलीज किया था। क्योंकि उसमें एक ऐसा था कि जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे साथ एक और रैपर थे, अभी मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो उनके साथ थोड़ा सा अनबन हो गया। उन्होंने एक चैनल हमारा डिलीट किया, AR प्रोडक्शंस उसका नाम था। उस चैनल पे एक साल में 58 ट्रैक्स डाले थे। वाओ, 58 जी, एक साल में ही, एक साल के अंदर ही। और so what was the reasons behind that? उसमें लाइक मुझे क्या हुआ जब ये 2021 में यहाँ पे अवार्ड सेरेमनी हुआ, तो मेरा नाम उसमें, हम दोनों एक साथ काम करते थे। ऐसा नहीं है कि मैंने अपना नाम सजेस्ट किया था, दिल्ली से नॉमिनेशंस आ गए, मैं MC आया और हम 2 थे। तो जब मेरे पास नाम आया, मैंने डायरेक्टली उस नंबर पे कॉल किया वापस, मैंने उनको बोला कि मेरा नाम क्यों नहीं आया आज तक, मतलब अगर मेरा नाम आया है तो मेरे साथ जो बंदा है उसका क्यों नहीं आया, हम दोनों काम करते हैं, एक ही नहीं है। तो वहाँ से बंदे का सिंपल रिप्लाई आया, सर मैंने नहीं लिखे, ये दिल्ली से आए हैं। तो उसके बाद मेरे को लगा कि उसका बिहेवियर धीरे धीरे करके चेंज हो रहा है, तो मुझे अवार्ड दिया गया, श्री मनोज सिन्हा सर की तरफ से मेरे को अवार्ड मिला, कश्मीरी यंग अचीवर्स अवार्ड। और उसके बाद थोड़ा टाइम होने के बाद हमने एक गाना रिलीज किया, फिर क्यों करके, वो जेंडर इनइक्वालिटी जो होता है उस बेसिस पे था। उसके थोड़े दिन बाद ही एक मामूली सा रीजन था, उसने मेरे को सुबह कॉल किया और वो मेरे को बोलता है ऐसे बात है। मैं बोला हाँ जी, आपने मुझे बताया। मैं बोला जी जस्ट बताने वाला था, मैं अभी सोया हूँ, मैं नींद से उठता मैं आपको जरूर बोलता, मैं आता आपके घर, क्योंकि मैं दिन भर उनके घर पे होता था, हम बनाते रहते थे, ट्रैक्स बनाते रहते थे। ओके। उसके बाद वो बोलता है ठीक है कोई बात नहीं। मेरे को लगा चलो नॉर्मल ही है जी। 10 मिनट बाद मैं देखता हूँ 2 चैनल्स थी, एक था AR प्रोडक्शन, एक था TMMC। चैनल हैज बीन लॉग्ड आउट। दूसरे दिन मैं देख रहा हूँ चैनल ही डिलीट कर दी। मतलब थोड़ी सी अनबन पे डिलीटेड ऑल योर वर्क। हाँ, 1 साल का। सो दुख नहीं हुआ? दुख हुआ, और मैंने उसको फिर उसके साथ बात हुई, उसने एक बारी ऐसे बोला कि यार चलो जो हुआ सो हुआ, वो गुस्से में हो गया। मैं बोला देखो यार, मेरा तो काम किया ही क्या खराब, आपकी भी ट्रैक थे वो भी उड़ा दिए, अपने चैनल से डिलीट कर दी, और उन चैनल्स पे इतनी मेहनत करी थी हमने। बैकअप नहीं था आपके पास कोई? बैकअप मैंने सारा रॉ डेटा उसके पास छोड़ा था, इतना भरोसे वाला बंदा था। अभी भी उसके पास अब क्या कहना चाहते हैं आपके, अभी अगर आपके साथ कोई लोग काम करेंगे तो इतना भरोसा फिर भी हर किसी पे करेंगे आप? जी नहीं, इतना तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा, लेकिन हाँ जो मेरी कुछ जैसे मैंने नाम लिया, बिल्बो है, अंडर है, ये कुछ रैपर्स है जिनके साथ अभी भी मेरे को उतना ज्यादा अटैचमेंट है। ये तब भी मेरे साथ थे, अभी भी मेरे साथ है, और जो मैं ही इनको बोलता हूँ, इवन ऐसा नहीं है हम सेम एज के हैं, और मैं वो बॉसगिरी करने की कोशिश भी नहीं करता उनके सामने, क्योंकि मैं समझता हूँ कि वो मेरे से बेटर आर्टिस्ट है। लेकिन मैं जो उनको बोलता हूँ ना यार इस रास्ते नहीं इस रास्ते जाएंगे, वो बोलते ठीक है जैसे तू बोलेगा वैसे ही चलेंगे। सो अभी टोटल कितने रैप्स है आपके? अभी अगर देखा जाए ऑनलाइन ऑलमोस्ट 15 ट्रैक्स है जी, और बाकी डिफरेंट आर्टिस्ट को कोलैबोरेशंस दी है, तो इन टोटल अगर देखा जाए 30 ट्रैक्स तक में। सो अभी कोई ट्रैक आपने बनाया जो अनरिलीज्ड हो? जी, मैं एक एल्बम पे अभी काम कर रहा हूँ जिसका नाम मैंने बुल स्टाइल रखा है। उसमें मैंने डिफरेंट हर एक, जैसे मैंने बोला रैप में डिफरेंट चीजें होती है, तो मैंने हर एक जॉनर को ट्राई किया है इसमें, लाइक मेलोडिक हो, चाहे उसमें मम्बल हो, चाहे ओल्ड स्कूल हो, चाहे ट्रैप हो, सारा कुछ मैंने उसमें ट्राई करके रखा है। सो उस जो आपका अनरिलीज्ड ट्रैक है, सो उसकी 2-3
2-3 लाइनें आप हमें सुना सकते जी हैं यहाँ मैं पे? बिल्कुल सुनाऊंगा. ओके. إذا صوري سين دزان الجلان من كلام بدي وامبار دري ترى بردار حلم يتك سكوتك شوفن سبانا سمجان تش مغاري مرة برهنز رابين نام يجس هزم إذا صوري سين دزان الجلان من كلام بدي وامبار دري ترى بردار حلم يتك سكوتك شوفن سبانا سمجان تش مغاري مرة برهنز رابين نام يجس هزم اللي بكان الراب بسن بار وطن شكرجت يتشون كرياتي الراب سمع مشرجت يتي الراب الرايا أصلا مس بيف كرني هين ساري أدل ترى إمبوز عرس ما بترجت. ऐसा कुछ ट्रैक है. ओके. सो कितना टाइम लगता है आपको एक रैप लिखने में? देखिए मैम, मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है. मैं कह सकता हूँ ये एक गॉड गिफ्ट है. किसी भी सिचुएशन पे आप किसी भी सिचुएशन पे मैं विद इन 15 to 20 मिनट्स एक ट्रैक कंप्लीट कर सकता हूँ. सो यहाँ पे अगर आपको मैं एक एक टास्क दे दूँ कि आप जो हमारे राब्ता को लेकर एक ट्रैक बना सकते हैं, सो कैन यू? बना सकते हैं. उसमें 10 से 20 मिनट लगेंगे क्योंकि मुझे जानना पड़ेगा पहले सारी स्टोरीज की. तो मैं बना सकता हूँ. ठीक है. सो वो हम बाद में देख लेंगे कि इनसे तो एक ट्रैक बना के आप रैप वगैरह करते हैं. तो आप मुझे आप ये बताइए कि आप रैप को आगे फ्यूचर में कहाँ पे देखते हैं? मैं रैप को फ्यूचर में ये नहीं बता सकता मैं रैप को फ्यूचर में कहाँ पे देखना, क्योंकि रैप फ्यूचर है. मैं अपने आप के थ्रू रैप के थ्रू अपनी कंट्री को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ. तो आपको क्या लगता है कौन कौन से हर्डल्स आपको देखने को मिलते हैं जो आपको नेशनल लेवल तक जाने रोकते हैं? देखिए मैम, बेसिकली इसमें क्या है ना, सोसाइटी ही ये रोल भी प्ले करती है. सोसाइटी ही रुकावट है. सोसाइटी ही बना सकती है. लाइक मैं अगर अभी आपको बोला, अगर मेरे 1000 या 2000 या 300 या 500 व्यूज आते हैं जी, लाइक अगर मेरे नेबर्स ही मेरे को देखेंगे ना, उतना मेरे लिए काफी है. बहुत ज्यादा काफी है नेशनल लेवल तक पहुंचने के लिए. लेकिन देखता नहीं है कोई. जी, लाइक यहाँ पे जो लोग बोलते हैं ना, सुलकाक, अमकाक, दिसकाक एंड दैट का, वो ज्यादा वायरल होता है. अगर कोई मैसेज देना चाहता है ना, कोई नहीं सुनने के लिए तैयार है वो चीज. So what do you think about जो काफी सारे आर्टिस्ट हैं जो क्रिंज कंटेंट लेकर आते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए बस करो भाई. बस करो. So आप मुझे ये बताइए कि आगे आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं? सबसे पहले तो मेरा एक ड्रीम है, वो है मेरे आइडल को मिलना. रफ्तार को मिलूंगा और उनका ही एक लेबल है, क्योंकि मैंने अपना एक लेबल ऑन करके रखा है. लेकिन मेरा एक ड्रीम है कि मैं उनकी लेवल को ज्वाइन करूं, कलमकार म्यूजिक को ज्वाइन करूं. सो कश्मीरी आर्टिस्ट जो कश्मीर में रैप करते हैं, मुझे तो कश्मीर का कोई आर्टिस्ट आपका फेवरेट नहीं है? जी, कश्मीर के भी बहुत सारे आर्टिस्ट मेरे फेवरेट है. लाइक मेरा एक फ्रेंड है बिल्बो, उसका नाम है सुहेल अहमद वगे, और दूसरा है द नेम इज हंटर. और इधर अनंतनाग से एक रैपर है R16 म्यूजिक, उनजल. और वो बड़े अच्छे रैपर है जिनको मैं सुनता हूँ. बहुत सारे रैपर्स है कश्मीर के भी जिनको मैं सुनता हूँ. FDK है, फरदीन खान, उनको मैं सुनता हूँ. जी, वो मेरी फ्रेंड्स है सारे. तो ये बहुत सारे अच्छे आर्टिस्ट हैं. तो सबसे ज्यादा तो अहमर ने ही नेशनल लेवल पे पहुंचाया इस रैप को. और उन्हीं के साथ होते हैं गजमफर, SXR जिनको बोला जाता है, उनको सुना है मैंने. MC मुसैब को सुना है मैंने. तो बहुत सारे रैपर्स हैं. तो किस चीज की कमी है? लाइक एक अगर हम कश्मीर के रैप स्टार को देखें तो उसको कौन कौन सी चीजों की कमी महसूस होती है आगे बढ़ने के लिए? मैम, इसमें मेरे हिसाब से जैसा मैंने एक्सपीरियंस किया है, हम खुद ही लैग कर रहे हैं. अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. हसल वन आया, मैंने एक गाना लिखा हसल के बाद, तो मेरी उसमें एक लाइन थी कि जिंदगी का साथ आगे दिखना है हसल में. हसल 2.0 आया, मेरे को कॉल वहीं से आया, मैं जा ही नहीं पाया. So हसल का आपके पास कॉल आया था? मेरे पास कॉल आया. So आप जा क्यों नहीं पाए? Like what was the reason behind? रीजन था मैम, उस टाइम पे क्योंकि मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जो बिलो पॉवर्टी लाइन है. तो उस टाइम पे ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस आ गए थे कि मेरे पास बस फेयर नहीं था वहाँ तक जाने का. तो वो अपॉर्चुनिटी मेरे से छूट गई. अब उनका 0.3 आया, हसल 0.3. तो उसकी एडवर्टाइजमेंट से पहले मेरे को कॉल आया कि आप करेंगे इस बारी. इस बारी आप जा रहे हैं कि नहीं? पक्का जाएंगे. Okay, so we wish you all the very best for your hustle goals कि आप hustle में जाके, of course we saw that you know hustle में काफी सारे artists आते हैं, raw artists आते हैं, and उसके बाद we can say कि you know talent की कमी है नहीं हमारे कश्मीर में. बस कमी सिर्फ इस चीज़ की है कि लोग अब support करें, right? Well, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए and हमसे बात करने के लिए. And अभी जो है आखिर में आपकी एक मैसेज चाहती हूँ हमारे यंगस्टर्स के लिए. यंगस्टर्स के लिए मैम यही मैसेज रहेगी जो मैं अभी बता रहा था कि अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है. अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कीजिए और जितना हो सके खुद के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कीजिए.
ओके, सो थैंक यू सो मच रासिक यहाँ पे आने के लिए एंड हमसे बात करने के लिए ऑन रेडियो राब्ता 90.8। सो दिस वाज रासिक, बडिंग आर्टिस्ट हैं यहाँ के, हमारे कश्मीर के। सो ऑफ कोर्स बातें और भी करनी है, मुलाकातें और भी होंगी आपके साथ, लेकिन अभी जो है टाइम हो चला आपको बाय बाय करने का, यानी कि अगली बार जो है फिर से आऊंगी आपके पास किसी ऐसे ही बडिंग आर्टिस्ट को लेकर। टिल देन दिस मैक फॉर नाउ साइनिंग ऑफ, फी अमान अल्लाह।